मित्रों, मैं संदेश अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं और कंटेम्परेरी पैराडाइम्स पे हम अध्ययन कर रहे हैं, उनकी डीपली स्टडी कर रहे हैं। और कंटेम्परेरी पैराडाइम में आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा आखिरी समकालीन चिंतन फलक या कंटेम्परेरी पैराडाइम है, वेलफेयर जियोग्राफी कल्याणपरक भूगोल। पांचवा हमारा ये पैराडाइम है, कंटेम्परेरी पैराडाइम। और मैं फिर से आपको बता दूं कि 1950 के बाद के जितने भी हमारे विचारधाराएं हैं, चिंतन फलक आए, उनको हम लोग कंटेम्पररी में शामिल करते हैं। और ये सारी बातें हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर आपने वो सारे अध्याय नहीं देखे हैं तो एक बार जाके देख लीजिए। पैराडाइम के पार्ट 1 पार्ट 2 हमने ट्रेडिशनल पैराडाइम पे बात की, फिर कंटेम्पररी पैराडाइम पे बात की। पहले वाले पार्ट में हम लोगों ने पैराडाइम के बेसिक्स पे बात की थी। तो ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इसमें विचारक बहुत ज़्यादा मिलेंगे इन सभी चिंतन फलकों में, और बुक्स काफ़ी मिलेंगी आपको, जो कि आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, किताबें। क्योंकि अक्सर पूछा जाता है कि ये पर्टिकुलर ये बुक किस राइटर ने लिखी है या किस जियोग्राफर ने लिखी है, तो ये चीज़ इम्पॉर्टेंट हो जाती है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि पैराडाइम्स वाला पर बहुत ज़्यादा फोकस करें उस टॉपिक पर और अच्छे से उसको सारा देख लें। ऑलरेडी हम लोग रेडिकल जियोग्राफी, ह्यूमनिस्टिक जियोग्राफी और बिहेवियरल जियोग्राफी, पॉजिटिविज्म एंड क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन, ये चार जो हमारे चिंतन फलक थे, इनकी हम स्टडी कर चुके हैं और सबके कॉन्सेप्ट को देख चुके हैं। जो हमारा वेलफेयर जियोग्राफी वाला आखिरी पैराडाइम है, पांचवा, ये सबसे सरल है, छोटा सा है। तो आइए इसको हम लोग देखते हैं। स्टडी करने की स्टाइल हमारी वही होगी। सबसे पहले मैंने इस टॉपिक को इजी बनाने के लिए हेडलाइंस लिख दी हैं। सबसे पहले हम लोग मेन कॉन्सेप्ट देखेंगे और उसी मेन कॉन्सेप्ट में ही हम लोग इसका रीज़न कैसे, मतलब जो इसका डेवलपमेंट हुआ, क्या रीजंस रहे, और इम्पॉर्टेंट थिंकर्स बुक इत्यादि देख लेंगे। फिर हम लोग इसका क्रिटिसिज्म कर देंगे। तो मेन कॉन्सेप्ट, रीजन फॉर डेवलपमेंट, इम्पॉर्टेंट थिंकर्स, जियोग्राफर्स एंड बुक्स इत्यादि, और आलोचना। इसमें आपको एलिमेंट्स इत्यादि नहीं मिलेंगे क्योंकि जो हम लोग का व्यवहारात्मक भूगोल था उसमें एलिमेंट्स थे, कॉग्निशन, परसेप्शन, मेंटल मैप। रेडिकल जियोग्राफी थोड़ा बड़ा था क्योंकि उसमें बहुत सारी बुक्स थी, मैगजीन्स थी। जो वेलफेयर जियोग्राफी वाला हम लोग का पोर्शन है ये उतना बड़ा नहीं है, तो इसलिए ये छोटा सा अध्याय होगा। और बाकी सबसे तो ये छोटा ही होगा क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा बुक्स नहीं है, बहुत ज़्यादा कोई मैगजीन्स नहीं है, और नॉर्मल साइज का है। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जो कि आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं मेन कॉन्सेप्ट को। यहाँ पर मैंने नोट्स इसका लिखा है, तो उसको मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेकिन मैं आपको जनरली इसको समझा दे रहा हूँ। बेसिकली जो हमारा कल्याणपरक भूगोल है, अब क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन वाले से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। उसमें क्या था, उसमें मैथ, जियोमेट्री, स्टैटिक्स का खूब यूज होता था। व्यवहारात्मक भूगोल में क्या हुआ, मनुष्य के व्यवहार पे बल दिया जाने लगा। रेडिकल जियोग्राफी में क्या हुआ, रेडिकल जियोग्राफी में जो मानव की समस्याएं थी उस पर बात की जाने लगी। बीच में एक हम लोग का छूट गया ह्यूमनिस्टिक। ह्यूमनिस्टिक में भी मनुष्य को थोड़ा इंपॉर्टेंस दी गई, मनुष्य को इंपॉर्टेंस दी गई। तो जो रेडिकल जियोग्राफी का मूल कॉन्सेप्ट आपने अभी पढ़ा है जस्ट पहले, उसका मूल कॉन्सेप्ट था कि मानव की आम जीवन की जो समस्याएं होती हैं उसको लेकर भूगोलवेत्ता बात करें। उसी बात को आगे बढ़ाया कल्याणपरक भूगोल में लोगों ने। और कल्याणपरक भूगोल बेसिकली नाम से ही स्पष्ट है कि ऐसी चीजों का अध्ययन होना जिससे कि जो मानव कल्याण ज्यादा से ज्यादा हो सके, अर्थात जो मनुष्य के जीवन की आम समस्याएं हैं उनका समाधान प्रस्तुत करना। मतलब आप देख रहे हैं भूगोल विषय बिल्कुल अपने ट्रैक से हट चुका था। मतलब भूगोल एक अब सिर्फ पढ़ने वाला विषय नहीं रह गया था कि इसकी स्टडी हो रही है विश्वविद्यालय में, स्कूलों में। ये एक ऐसा विषय बन चुका था जिसको कि लोग अप्लाई कर रहे थे आम जनजीवन की समस्याओं के समाधान के लिए। तो बेसिकली जो हमारा वेलफेयर जियोग्राफी है, कल्याणपरक भूगोल है, उसका जो मेन कॉन्सेप्ट है वो यही है। ये मैं एक बार देख ले रहा हूँ, जो मैंने लिखा है उसको भी मैं आपको समझा दे रहा हूँ। सबसे पहले तो मैंने ऊपर थोड़ा शॉर्ट में लिखा है, जन जीवन को स्वस्थ व सुखमय बनाने पर बल और मानव या पर्यावरण को क्षति पहुंचाए बिना, मतलब मनुष्य को और पर्यावरण को क्षति पहुंचाए बिना
जनजीवन को हम स्वस्थ बना सकें, सुखमय बना सकें, इसी बात पर जोर देता है हमारा वेलफेयर जियोग्राफी। और सिंपल सा जो भी मैंने बताया कि ये एक नया पक्ष है जो काफ़ी समय से भौगोलिक अध्ययन में प्रमुखता से शामिल नहीं किया जा रहा था। मतलब लोग मॉडल्स बनाने की बात कर रहे थे क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन में, फिर व्यवहार की बात आई, चीज़ें तो खूब हो रही थी, लेकिन कोई ऐसी चीज़ नहीं सामने आ रही थी जिससे मानव का कल्याण हो सके, जो आम जीवन की समस्याएं हैं उनका समाधान हो सके। तो सबसे पहले तो ये बात की गई रेडिकल जियोग्राफी में की गई बात। इसके पश्चात इस बात को और आगे बढ़ाया गया वेलफेयर जियोग्राफी में। और ये पूर्णतया मानव से जुड़ा हुआ विषय है और मानव कल्याण का विषय है, किंतु इसके कल्याणवादी पक्ष को वास्तविक पहचान 1970 के दशक से मिली। कहने का मतलब है कि जो भूगोल है वास्तव में तो ये मनुष्य से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है, लेकिन इसके इस रूप को पहचाना गया 1970 के दशक में। और जो हम लोग का ये वेलफेयर जियोग्राफी है, ये बेसिकली 1970 के दशक के आसपास ही फेमस होना शुरू हुआ, ये जो हमारा पैराडाइम है। और यह विचारधारा इस बात पर बल देती है कि एक समाज वैज्ञानिक, एक सोशल कह सकते हैं साइंटिस्ट के रूप में, समाज के वैज्ञानिक के रूप में मानव भूगोल के शोधार्थी का मुख्य कार्य समाज में व्याप्त विषमताओं का क्षेत्रीय निरूपण करते हुए समस्या का निदान प्रस्तुत करना है। मतलब कि यहाँ वेलफेयर जियोग्राफी का मेन फोकस इस बात पे है कि सिर्फ ऐसा नहीं कि रिसर्च पेपर पब्लिश हो जाए, थ्योरीज बन जाएं, बहुत सारे मॉडल्स बन जाएं और वो रखे रहे अलमारी में बंद होके, इसका कोई भी मतलब नहीं है। जो जियोग्राफी के छात्र हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो शोधार्थी हैं, जो रिसर्च कर रहे हैं, वो उनका जो मेन काम है वो इन समस्याओं का समाधान करना, निदान प्रस्तुत करना। सिर्फ थ्योरीज लिखने से, मॉडल्स बनाने से काम नहीं चलने वाला है। तो ये बातें इसमें बताई गई हैं। जो भी मैं आपको टेक्स्ट का मैटर दिखा रहा हूँ स्लाइड्स के रूप में, उसका आप स्क्रीनशॉट लेते रहें। और अगर इस प्रकार से स्टडी होगी, अगर भूगोल के जो विद्यार्थी हैं वो इस प्रकार से स्टडी करेंगे, तो जो भी समस्याएं हैं उसके समाधान ढूंढने में सहायता प्राप्त हो सकेगी। बेसिकली समाधान तो ये लोग नहीं करेंगे, समाधान तो सरकार करेगी, जो भी गवर्नमेंट है, लेकिन उसको अगर कह सकते हैं थोड़ा सुझाव देने का काम, हिंट देने का काम अगर कोई कर सकता है तो वो जियोग्राफर्स ही कर सकते हैं, क्योंकि उनको इन सभी चीज़ों का काफ़ी बारीक ज्ञान होता है, काफ़ी सटीक ज्ञान होता है, हो सकता है। और इस प्रकार एक मानव कल्याण के क्षेत्र में भूगोलवेत्ता अपना योगदान दे सकते हैं। और इसके अंतर्गत लोक कल्याण से संबंधित विभिन्न पक्ष जैसे निर्धनता, भूखमरी, अकाल, बीमारी, अपराध, स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा, सफाई इत्यादि के वितरण में प्रादेशिक असमानता का विश्लेषण किया जाता है कि कहीं कम है, कहीं ज़्यादा है, कहीं बीमारी कम है, कहीं ज़्यादा है, तो कहीं अगर ज़्यादा है तो उसके क्या रीजंस हो सकते हैं, और कहीं कम है तो क्यों कम है, क्या चीज़ें वहाँ पर अच्छी हैं। अगर क्राइम की बात करें, अपराध की बात करें, तो कहीं कम है, ज़्यादा है तो क्यों कम है, और या फिर क्यों ज़्यादा है। तो इस प्रकार की जो भी प्रादेशिक असमानताएं हैं उन पे विचार किया जाता है और फिर इसकी समाधान की बात की जाती है। तो आप यहाँ से देख रहे हैं कि ये सारी चीज़ें को इसमें हम शामिल कर रहे हैं, और इस चीज़ ने क्या किया, बिल्कुल हम कह सकते हैं एक तरीके से भूगोल के स्वरूप को ही परिवर्तित कर दिया काफ़ी हद तक। और यह अवधारणा सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय की विचार पर बेस्ड है, उसकी सोच पर आधारित है कि सभी लोगों का हित हो, सभी लोग सुख से रहें। तो कुल मिला के अगर हम एक सारांश के रूप में बात करना चाहें, जो भी बातें अभी तक मैंने आपको यहाँ पर बताई हैं, तो उसका एक सार ये निकल के आता है कि बेसिकली जो हमारा कल्याणपरक भूगोल है वो मेनली इस बात पर बेस्ड है कि ज़्यादा से ज़्यादा मानव का कल्याण हो सके, और निर्धनता, भुखमरी, अकाल, बीमारी, अपराध, जो भी मैंने यहाँ पे बातें लिखी हैं, उन सभी चीज़ों का जो भी प्रॉब्लम्स हैं ह्यूमन को, उनका समाधान हो सके। और ये समाधान करेगा कौन, ये समाधान करेंगे जियोग्राफर्स, क्योंकि जियोग्राफर्स अपनी बड़ी भूमिका यहाँ पे निभा सकते हैं। उनको इस क्षेत्र में काफ़ी ज्ञान होता है, क्योंकि जियोग्राफी सब्जेक्ट ही ऐसा है। तो ये मेन बात बताई गई वेलफेयर जियोग्राफी में। और काफ़ी हद तक आप देख रहे हैं कि वेलफेयर जियोग्राफी में भूगोल को एक विश्वविद्यालय का सिर्फ पढ़ने वाला विषय से बदल के उसके कह सकते हैं स्वरूप को ही बदल दिया गया। बिल्कुल भूगोल अब एक ऐसा विषय बन चुका था जिससे इन सभी समस्याओं का समाधान प्रस्तुत किया जा सके। और बेसिकली अभी का जो हम देख रहे हैं वर्तमान समय में, जो अर्बन प्लानिंग हो रही है, शहर को कह सकते हैं कि
वहाँ स्थितियाँ बेहतर करने के लिए प्लानिंग इत्यादि हो रही है। तो काफ़ी हद तक इस क्षेत्र में काम हो रहे हैं और साफ सफाई इत्यादि पर कार्य किया जा रहा है। आए दिन हम अपने शहरों में देखते ही होंगे कि नगर नियोजन के कार्य होते रहते हैं, अर्बन प्लानिंग के कार्य होते रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्यों होती हैं? ये सारी चीज़ें मानव कल्याण के लिए ही होती हैं, मनुष्य की जो समस्याएं हैं उसके समाधान के लिए होती हैं। तो ये सारी चीज़ें भी जो अर्बन प्लानिंग इत्यादि हम देखते हैं मानव कल्याण के लिए की जाती हैं, ये सारी चीज़ें भी कहीं न कहीं वेलफेयर जियोग्राफी से ही जुड़ी हुई हैं। अब आइए हम लोग जो अपनी सेकंड हेडलाइन थी उस पे बात करते हैं। उसमें हम लोगों ने लिखा था रीज़न फॉर डेवलपमेंट, मतलब क्यों इसका डेवलपमेंट हुआ। तो उसको तो मैं आपको यहीं पे बता दे रहा हूँ। उसमें आपको क्या लिखना है, रीज़न सबसे पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। रीज़न फॉर डेवलपमेंट में आपको ये बताना है, वो बात मैं भी आपको ऊपर भी बता चुका हूँ लेकिन मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि रीज़न फॉर डेवलपमेंट में इसका डेवलपमेंट क्यों हुआ। इसका डेवलपमेंट में बहुत लंबी चौड़ी बात आपको नहीं लिखनी है, सिंपल सा इतना लिखना है कि यद्यपि भूगोल विषय में काफ़ी चीज़ें शामिल हो रही थी और भूगोल का एक तरीके से काफ़ी बड़े लेवल पे भूगोल सब्जेक्ट पहुंच चुका था भाई। इतने बड़े बड़े जियोग्राफर ऑलरेडी हो चुके थे। क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन हो गया, फिर पेरिज्म आ गया, ह्यूमनिस्टिक जियोग्राफी आ गई, रेडिकल जियोग्राफी आ गई, ह्यूमनिस्टिक तक अगर हम लेके चलें तो सारी चीज़ें हो चुकी थी, बड़ी बड़ी बुक्स आ चुकी थी, बड़ी बड़ी थ्योरीज बन चुकी थी, लेकिन किसी ने भी मानव कल्याण की बात नहीं की थी। तो इसलिए लोगों को लगा कि कुछ शाखा एक ऐसी होनी चाहिए, एक ऐसा विचार आना चाहिए, एक ऐसा चिंतन फलक आना चाहिए जिससे भूगोल विषय जो कि मनुष्य से जुड़ा हुआ है, तो मनुष्य से जुड़ा है तो उसको मनुष्य की समस्याओं का समाधान भी करना चाहिए। इसीलिए इसका डेवलपमेंट हुआ मानव की समस्याओं के समाधान के लिए। सबसे पहले ये सारी चीजें रेडिकल जियोग्राफी में की गई हैं। रेडिकल में हालांकि सभी पक्षों को नहीं जोड़ा गया था, आपको याद होगा। उसके बाद और रेडिकल की आलोचना में भी मैंने आपको बताया था कि वो लोग समस्याओं का समाधान नहीं कर पाए थे। फिर उसी बात को आगे बढ़ाया गया वेलफेयर जियोग्राफी में, और वेलफेयर में तो आपने देख ही लिया कि बहुत सारी चीज़ों को ऐड कर दिया गया। निर्धनता, भूखमरी, अकाल, बीमारी, अपराध, स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा, साफ सफाई और भी बहुत सारी चीज़ें जो भी मानव कल्याण से जुड़ी हैं, जिनकी अगर हम समस्या का समाधान करते तो मानव कल्याण हो सकता है, उन सभी बातों को यहाँ पर जोड़ दिया गया। और यही है इसके विकास का कारण, मतलब कि भूगोल के स्वरूप को बदला जाए। भूगोल में यद्यपि पहले भी भूगोल अपने ऊंचाइयों पे पहुंच चुका था, लेकिन उसके स्वरूप को बदलने का विचार किया गया जिससे ज़्यादा से ज़्यादा मानव कल्याण हो सके। तो रीज़न फॉर डेवलपमेंट में आपको बेसिकली यही चीज़ें लिखनी है, ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है। इसी चीज़ को आपको अपने शब्दों में लिख देना है। अब चलिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हमारी अगली हेडिंग है इम्पॉर्टेंट थिंकर्स बुक्स इत्यादि, उसको देखते हैं। फ्रेंड्स, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट अगर कोई बुक है तो वो है आपकी ह्यूमन जियोग्राफी अ वेलफेयर अप्रोच, मानव भूगोल एक कल्याणपरक उपागम। 1977 की ये बुक है, डेविड मार्शल स्मिथ की, डीएम स्मिथ की। और इसमें एक और इम्पोर्टेंट नाम है पॉल नॉक्स। तो जब भी बात आती है इसकी वेलफेयर जियोग्राफी की तो दो बड़े नाम आपको मिलेंगे। एक मिलेंगे आपको डेविड स्मिथ और दूसरे पॉल नॉक्स, जिसमें कि डेविड स्मिथ की सबसे फेमस बुक है ह्यूमन जियोग्राफी वेलफेयर अप्रोच 1977। और इसके अलावा एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है, ये तो 1977 की एक बुक है। 1973 में, अर्थात 4 साल पहले 73 में, द जियोग्राफी ऑफ सोशल वेल बीइंग इन द यूनाइटेड स्टेट्स, ये एक लेख था। लेख और बुक में अंतर होता है, ये बुक नहीं थी, ये ध्यान दीजिएगा, ये लेख था। और ये लेख लिखा था स्मिथ और नॉक्स ने मिल करके, डेविड स्मिथ और पॉल नॉक्स, ठीक। वो वाली वो जो बुक थी अभी मैंने बताई थी, वो बुक थी स्मिथ की, उसमें नॉक्स का नाम नहीं था, वो सिर्फ स्मिथ ने लिखी थी। लेकिन ये जो लेख है ये दोनों लोगों ने लिखा था, स्मिथ और नॉक्स ने। और इसमें इन्होंने यह बताया कि बहुत इंपॉर्टेंट ये लेख है, डू नॉट मेजर क्वालिटी ऑफ लाइफ विद जीडीपी एंड नेशनल इनकम। इन्होंने अमेरिका में स्टडी करी, अमेरिकन थे ये लोग, तो अमेरिका में स्टडी करी। तो अमेरिका में स्टडी करते समय इन्हें ये लगा कि यद्यपि नेशनल इनकम वहाँ की अधिक है, जीडीपी हाई है, काफ़ी डेवलप्ड माना जाता है, लेकिन वहाँ भी समस्याएं हैं।
तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि पर्टिकुलर अगर किसी कंट्री की जीडीपी हाई है, नेशनल इनकम हाई है, तो वहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम्स लोगों को होंगी ही नहीं। तो बेसिकली इस लेख में इन दोनों लोगों ने यही बताने का प्रयास किया है, स्मिथ ने और नॉक्स ने। और लेख क्या है? लेख है द जियोग्राफी ऑफ सोशल वेलबींग इन द यूनाइटेड स्टेट्स। और इस लेख में यही बताने का प्रयास करते हैं कि हमें कभी भी जीडीपी और नेशनल इनकम पे के बेस पे मानव कल्याण को नहीं जोड़ना चाहिए, उससे नहीं आंकना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि जीडीपी और नेशनल इनकम कहीं की हाई हो, बट ह्यूमन वेलफेयर के अगर संदर्भ में हम वहाँ की स्थिति को देखें तो वो कम हो, वो अच्छी ना हो। तो यही बात बेसिकली ये जोड़ देते हैं। और इस लेख का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है अगर हम बात करें वेलफेयर जियोग्राफी के संदर्भ में। इसके अलावा कुछ और इसमें आपको इसके अलावा इसमें आपको कुछ और इम्पोर्टेंट नाम मिलेंगे, जैसे कॉक्स, कोट्स, मॉरल, वॉलनबर्ग इत्यादि इम्पोर्टेंट कुछ नाम हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो नाम हैं वो दो ही हैं, स्मिथ एंड नॉक्स, डेविड मार्शल स्मिथ और पॉल नॉक्स। फ्रेंड्स, इसमें एक कॉन्सेप्ट और काफ़ी फेमस है, आपने हो सकता है इसको पढ़ा भी होगा, लेकिन आइए मैं उसको और यहाँ पर ऐड कर दे रहा हूँ। हु गेट्स वाट, वेयर एंड हाउ। मतलब कि हु गेट्स वाट, कौन क्या प्राप्त करता है, वेयर मतलब कहाँ, और हाउ मतलब कैसे। हु का मतलब पर्टिकुलर जनसंख्या जिसकी हम स्टडी कर रहे हैं, किसी शहर की हो सकती है, किसी प्रदेश की हो सकती है। वाट मतलब उसे क्या क्या सुविधाएं मिल रही हैं, सुविधाओं से यहाँ मतलब है। वेयर मतलब जहाँ का हम अध्ययन कर रहे हैं उससे रिलेटेड है, क्योंकि अलग अलग स्थान की अपनी अलग अलग विशेषताएं होती हैं। और कैसे का मतलब यहाँ दो है। कैसे में का मतलब कि उसको जो सुविधाएं मिल रही हैं वो किस प्रकार से मिल रही हैं, और अगर प्रॉब्लम्स हैं तो उनका समाधान हम कैसे कर सकते हैं। तो बेसिकली ये विचार इसमें काफ़ी ज़्यादा है। हु गेट्स वाट, वेयर एंड हाउ, मतलब कौन किस प्रकार से सुविधाओं को प्राप्त कर रहा है, और कहाँ पर प्राप्त कर रहा है, कैसे प्राप्त कर रहा है, और अगर उसे कुछ प्रॉब्लम्स है तो वही अभी हमने ऑलरेडी बात कर ही ली है कि इन्हीं चीज़ों की समस्याओं के समाधान की बात, निदान की बात वेलफेयर जियोग्राफी में की जाती है। अब चलिए फाइनली हम इसकी आलोचना देख लेते हैं। मैंने पहले ही आपको बताया था कि ये बहुत लंबा अध्याय नहीं होगा, तो बाकी सब से तो ये आपको थोड़ा छोटा लग ही रहा होगा, क्योंकि इसमें बस हमको मेन कॉन्सेप्ट देखना था, ज़्यादा इसमें बुक्स है नहीं इम्पॉर्टेंट। और फिर हम लोगों ने हु गेट्स व्हाट, वेयर एंड हाउ वाला कॉन्सेप्ट भी समझ लिया। अब हम लोग इसकी आलोचना को देख लेते हैं। आलोचना में हम सिर्फ इतना बताएंगे कि यद्यपि ये बात तो ये सही है, कल्याणपरक भूगोल में जो भी बातें बताई गई हैं, मानव कल्याण की बात की गई है, तो वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर हम ज़्यादा फोकस इसी पे करने लगेंगे, मानव कल्याण पे, तो भूगोल को एक पूर्णतः कल्याणवादी विषय का स्वरूप देना भी उचित नहीं है। इससे इसका एक हिस्सा सिर्फ बनाया जा सकता है, क्योंकि भूगोल विषय का क्षेत्र व्यापक है, अतः इसे सीमित करना जरा भी उपयुक्त नहीं होगा। अगर हम टोटली कल्याणपरक स्टडी ही करने लगेंगे तो भूगोल की और भी जो चीज़ें हैं उसकी स्टडी हम नहीं कर पाएंगे फिर। तो इसको हम निष्कर्ष के रूप में लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको सभी में बताया है, बिहेवियरल में भी बताया था, कि हमें स्टडी को थोड़ा लचीला बनाना पड़ेगा कि हम वेलफेयर वाला भी काम करते रहें, और जो हमारा भूगोल के जो हमारे अन्य पक्ष हैं, भौतिक भूगोल और जो भी सारी चीज़ें हैं, वो भी प्रभावित ना हो। दोनों को हम एक साथ लेके चलेंगे तो बेहतर होगा हमारे लिए। तो इस प्रकार वेलफेयर जियोग्राफी के इस अध्याय में दोस्तों इतना ही। अब आगे हम लोग एक और अध्याय देखेंगे जिसमें कि मैंने सभी इम्पोर्टेंट बुक्स का कलेक्शन किया है, उसको मैं आपको फिर से दिखा दूंगा, जिससे कि सारी बुक्स का एक बार आपका रिवीजन हो जाए, क्योंकि ये जो हमारा पूरा टॉपिक है कंटेम्पोरेरी पैराडाइम का, बुक्स के संदर्भ में देखें तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग वहाँ पे बुक्स देखेंगे। फिलहाल इस अध्याय में इतना ही। अगर वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो, ज्ञानवर्धक लगा हो, तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।